लेसन 8 एंटरिंग द स्टॉक मार्केट। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां धीरूभाई अंबानी ने ऐसा कदम उठाया जो भारतीय बिजनेस इतिहास में एक क्रांति बन गया। ये वो समय था जब शेयर बाजार स्टॉकेट सिर्फ अमीर घरानों, ब्रोकरों और पुराने उद्योगपतियों का खेल माना जाता था। आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट एक डराने वाली चीज थी, जैसे कोई ऐसा किला जिसके दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हों। लेकिन धीरूभाई ने सोच लिया था, अगर अब मैं भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बनना चाहता हूं तो मुझे जनता को अपने साथ जोड़ना होगा। धीरूभाई का मानना था कि कंपनी सिर्फ मालिक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो उस पर विश्वास करता है। यही सोच उन्हें शेयर बाजार की तरफ ले गई। किताब में बताया गया है कि रिलायंस की शुरुआत छोटे पैमाने पर हुई थी, लेकिन जैसे जैसे विमल ब्रांड और टेक्सटाइल बिजनेस बढ़ा, उन्हें अपने कारोबार के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत हुई। उस समय भारत में बड़े उद्योगपति या तो बैंक से कर्ज लेते थे या अपने निजी नेटवर्क से पैसा जुटाते थे। लेकिन धीरूभाई ने कुछ नया किया। उन्होंने आम जनता को अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाने का फैसला किया। ये कदम जोखिम भरा था, क्योंकि आम लोग शेयर बाजार पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ अमीरों का खेल है और इसमें पैसा डूब जाता है। लेकिन धीरूभाई ने इसे बदलने की ठान ली। उन्होंने शेयर बाजार को इतना पब्लिक फ्रेंडली बना दिया कि पहली बार मध्यम वर्गीय परिवार भी निवेश करने लगे। एक किस्सा किताब में आता है, जब रिलायंस का पहला पब्लिक इश्यू आया तो धीरूभाई ने इसे एक उत्सव की तरह लॉन्च किया। उन्होंने शेयर खरीदने वालों को सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि रिलायंस परिवार का हिस्सा कहा। वह कहते थे, हम जो पैसा आपसे लेते हैं वो सिर्फ बिजनेस में नहीं लगता, बल्कि आपके सपनों को साकार करने में लगता है। इस सोच का असर ये हुआ कि पहली बार छोटे दुकानदार, शिक्षक, क्लर्क और यहां तक कि रिक्शा चालक तक रिलायंस के शेयर खरीदने लगे। धीरूभाई ने शेयर बाजार को अमीरों का अखाड़ा से जनता का प्लेटफॉर्म बना दिया। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले का कोई लड़का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है और कहता है, आप सभी मेरे पार्टनर बन सकते हो, 1000 रुपये लगाओ और हर महीने मुनाफे में हिस्सा लो। अगर वो लड़का भरोसेमंद है और उसके खाने की क्वालिटी अच्छी है तो मोहल्ले के लोग जरूर उसमें पैसा लगाएंगे। यही काम धीरूभाई ने बड़े पैमाने पर किया। लेसन 8 का दूसरा बड़ा पहलू है ट्रांसपेरेंसी और भरोसा। धीरूभाई ने निवेशकों के साथ एक पारदर्शी रिश्ता बनाया। वो सिर्फ सालाना रिपोर्ट नहीं भेजते थे, बल्कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग को एक उत्सव बना देते थे। हजारों निवेशक उन मीटिंग्स में आते और धीरूभाई उनसे सीधे बात करते। ये किसी लीडर और उसके अनुयायियों का रिश्ता रिश्ता जैसा था। किताब में यह भी बताया गया है कि धीरूभाई ने शेयर बाजार की भाषा को आसान बना दिया। वो निवेशकों से तकनीकी बातें नहीं करते थे, बल्कि उन्हें साधारण शब्दों में समझाते थे कि उनका पैसा कैसे बढ़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई टीचर मुश्किल गणित को कहानी बनाकर पढ़ाए। धीरूभाई की इस रणनीति ने उन्हें सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि जनता का उद्योगपति बना दिया। लोग रिलायंस के शेयर को सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि अपने परिवार की भविष्य की सुरक्षा मानते थे। लेसन 8 का सार यही है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो उन्हें अपने सफर में पार्टनर बनाओ। धीरूभाई ने यही किया। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं बनाया, बल्कि लाखों लोगों को अपना हमसफर बना दिया। अब सोचिए, क्या आज आपके पास भी कोई आइडिया है जिसमें आप दूसरों को भरोसे के साथ जोड़ सकते हो? अगर हाँ, तो आप भी अपने छोटे दायरे में एक रिलायंस मोमेंट बना सकते हो। लेसन 9 द पॉलिएस्टर वॉर। अब कहानी उस दौर में आती है जब धीरूभाई अंबानी का नाम सिर्फ कपड़े के बिजनेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह भारतीय उद्योग जगत के सबसे बड़े चैलेंजर बन गए। लेकिन किसी भी शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के पुराने राजा शांत नहीं रहते। इसी तरह जब धीरूभाई ने पॉलिएस्टर यार्न के बाजार में अपनी पकड़ बनानी शुरू की तो पुराने उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों को यह खटकने लगा। और यहीं से शुरू होती है पॉलिएस्टर वॉर, एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि राजनीति, मीडिया और ताकत की थी। उस समय हमें पॉलिएस्टर यार्न एक फ्यूचर प्रोडक्ट था। ये कॉटन से सस्ता था, टिकाऊ था और फैशन की नई दुनिया में इसे प्रीमियम माना जाता था। पुराने उद्योगपति जैसे बिरला और टाटा इस बाजार को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, लेकिन धीरूभाई की एंट्री ने उन्हें चुनौती दी।
क्योंकि धीरू भाई सिर्फ सस्ता यार्न नहीं बेचते थे, बल्कि बेहतरीन क्वालिटी और समय पर सप्लाई देकर बाजार का दिल जीत रहे थे। किताब में एक बड़ा किस्सा आता है। पुराने उद्योगपतियों ने धीरू भाई के खिलाफ मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। अखबारों में उनके बिजनेस मॉडल और उनकी तेजी से बढ़ती सफलता को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। लेकिन धीरू भाई की खासियत यही थी कि वो अफवाहों से नहीं घबराते थे, बल्कि उनका जवाब और मजबूत काम से देते थे। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब था कि अब वो सिर्फ पॉलिएस्टर यार्न नहीं खरीदेंगे, बल्कि खुद यार्न का उत्पादन करेंगे। इस फैसले ने पुराने उद्योगपतियों को हिला दिया। सोचिए, जिस आदमी को कल तक सिर्फ एक व्यापारी समझा जाता था, अब वो अपनी फैक्ट्री बनाकर उद्योगपति बन रहा था। अब रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपके इलाके में कई पुराने बड़े रेस्टोरेंट हैं। आप एक छोटा स्टार्टअप शुरू करते हो, लेकिन आप बाहर से सामान खरीदने के बजाय खुद ताज़ा सब्जियां एंड मसाले उगाना और बनाना शुरू कर देते हो। इससे आपका खर्च कम और क्वालिटी ज़्यादा होती है। पुराने रेस्टोरेंट आपकी इस चाल को देखकर परेशान हो जाएंगे। यही कुछ धीरू भाई ने किया। लेसन 9 का दूसरा बड़ा पहलू है रिश्तों की ताकत। धीरू भाई ने सरकार के नियमों और नीतियों को गहराई से समझा। उन्होंने लाइसेंस हासिल करने और फैक्ट्री लगाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाए। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप सिस्टम को समझकर सही नेटवर्क बनाओ तो कोई आपको रोक नहीं सकता। किताब में एक और घटना का जिक्र है। जब पुराने उद्योगपति धीरू भाई को हराने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने लगे, तब भी उन्होंने धैर्य रखा और हर दांव का जवाब सही समय पर दिया। वो कहते थे, बिजनेस में जीतने वाला वही होता है जो दबाव में भी मुस्कुरा सके। पॉलिएस्टर वॉर में धीरू भाई की सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने आम आदमी को अपने साथ जोड़े रखा। उनके निवेशक और ग्राहक जानते थे कि धीरू भाई का हर कदम उनके फायदे के लिए है। जब मीडिया में उनके खिलाफ खबरें आती तो लोग उन पर यकीन नहीं करते। ये भरोसा उनकी असली ताकत थी। अब एक छोटा सा आधुनिक उदाहरण लें। आज अगर कोई नया स्टार्टअप किसी बड़े ब्रांड को चुनौती देता है और सोशल मीडिया पर लोग उस स्टार्टअप का समर्थन करते हैं, तो बड़ा ब्रांड चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। यही चीज 70-80 के दशक में धीरू भाई ने कर दिखाया। लेसन 9 का सार यही है। बाजार की बड़ी लड़ाई सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और लोगों का विश्वास जीतकर जीती जाती है। धीरू भाई ने दिखा दिया कि अगर आप सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो पुराने दिग्गज भी आपकी राह में रुकावट नहीं डाल सकते। लेसन 10, क्रिएटिंग एन एम्पायर। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक मुकाम पर पहुंचती है। धीरू भाई अंबानी ने विमल और पॉलिएस्टर के जरिए बाजार में अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन उनका सपना इससे कहीं बड़ा था। वो सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं बनना चाहते थे, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। लेसन 10 में यही सफर दिखता है, कैसे उन्होंने रिलायंस को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक एम्पायर में बदल दिया। किताब में बताया गया है कि धीरू भाई ने सबसे पहले यह समझ लिया था कि अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है, तो आपको एक ही प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने रिलायंस को टेक्सटाइल से बाहर निकालकर पेट्रोकेमिकल्स और अन्य क्षेत्रों में कदम रखा। ये वही समय था जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर धीरे धीरे उठ रही थी। धीरू भाई ने सोचा, अगर मैं अपने कपड़ों का धागा खुद तैयार करूं, तो मेरे ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं रहेगा। यही सोच उन्हें पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने की तरफ ले गई। उन्होंने जामनगर में एक विशाल रिफाइनरी की योजना बनाई। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई भारतीय कंपनी ऐसा कर सकती है। लेकिन धीरू भाई के लिए यह सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, यह उनका सपना था। एक किस्सा किताब में आता है। जब उन्होंने जामनगर प्रोजेक्ट का ऐलान किया, तो कई पुराने उद्योगपति हंसने लगे। उनका मानना था कि धीरू भाई के पास न तो इतना अनुभव है और न ही इतनी पूंजी। लेकिन धीरू भाई ने जनता और निवेशकों का भरोसा जीतकर वह पैसा जुटा लिया। उन्होंने शेयर बाजार में इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया था कि हजारों लोग इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार थे। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। अगर आपके पास एक सफल कपड़े की दुकान है, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग उसी दुकान को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं कपड़े बनाने की फैक्ट्री लगाऊंगा, फिर अपना ब्रांड बनाऊंगा और डिलीवरी चेन भी खुद संभालूंगा, तो आप सिर्फ दुकानदार नहीं, एक साम्राज्य बनाने वाले इंसान बन जाते हो। यही धीरू भाई ने किया।
लेसन 10 का दूसरा बड़ा पहलू है विजन और एग्जीक्यूशन। सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं, उन्हें जमीन पर उतारना ही असली कला है। धीरू भाई के पास ये कला थी। वो कहते थे, अगर आपके सपने बड़े हैं तो उनके लिए मेहनत और हिम्मत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। किताब में बताया गया है कि उन्होंने रिलायंस को एक ऐसी कंपनी बना दिया जो सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, बल्कि पेट्रोकेमिकल, पॉलिएस्टर, रिफाइनरी और एनर्जी सेक्टर में भी अग्रणी हो गई। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया और लाखों निवेशकों को अमीर बनाया। एक और दिलचस्प बात, धीरू भाई का लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर विश्वास। वो कहते थे, आज जो बीज बो रहा हूं उसका पेड़ 10 साल बाद छांव देगा। इसी वजह से उन्होंने कभी छोटे छोटे मुनाफों के पीछे नहीं दौड़ा, बल्कि हमेशा बड़ी तस्वीर देखी। लेसन का सार यही है, अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट से ऊपर उठकर विजन, नेटवर्क, इनोवेशन और विश्वास का खेल खेलना होगा। धीरू भाई ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां सपने देखना और उन्हें सच करना आम बात हो गई। अब सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन या बिजनेस में ऐसी एम्पायर माइंडसेट ला सकते हैं? क्या आप छोटी सोच को छोड़कर बड़ा प्लान बना सकते हैं? धीरू भाई की सबसे बड़ी सीख यही है, सीमित सोच में कभी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। यहीं पर द पॉलिएस्टर प्रिंस का यह हिस्सा हमें बताता है कि धीरू भाई की सफलता किसी जादू से नहीं, बल्कि बड़े विजन, सही समय पर सही फैसले और आम लोगों का भरोसा जीतने से आई। लेसन 11, द पावर ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां धीरू भाई अंबानी का सबसे बड़ा हथियार सामने आता है, जनता का भरोसा। अगर लेसन 10 में हमने देखा कि कैसे उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया, तो लेसन 11 ये बताता है कि उस साम्राज्य को अटूट अजेय बनाने के लिए उन्होंने आम आदमी का दिल कैसे जीता। किताब में बताया गया है कि उस दौर में बड़े उद्योगपति जनता से दूर रहते थे। उनके लिए लोग सिर्फ ग्राहक या मजदूर थे। लेकिन धीरू भाई की सोच अलग थी। वो मानते थे, अगर आप जनता को अपना बना लो तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। जब रिलायंस के शेयर बाजार में आए तो धीरू भाई ने हर छोटे निवेशक को परिवार का सदस्य बना दिया। ये पहली बार हुआ कि कोई उद्योगपति इतना खुलकर आम लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहा था। उनके निवेशक सिर्फ पैसे लगाने वाले नहीं थे, बल्कि रिलायंस की सफलता की कहानी के हिस्सेदार थे। किताब में एक घटना का जिक्र है, जब पुराने उद्योगपतियों ने धीरू भाई के खिलाफ बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में नकारात्मक खबरें छपवाईं, तो आम जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि धीरू भाई ने सालों से उनके साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाया था। वो हमेशा कहते थे, तुम्हारा पैसा मेरा नहीं, हमारा है, इसे मैं ऐसे संभालूंगा जैसे अपना घर। सोचिए, यही चीज आज भी किसी ब्रांड को मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छोटी मिठाई की दुकान सालों से ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बना रही है, तो कोई भी नई बड़ी चेन आकर उसके ग्राहकों को नहीं छीन सकती। यही धीरू भाई का फॉर्मूला था। लेसन 11 का दूसरा बड़ा पहलू है पब्लिक इमेज और ट्रस्ट बिल्डिंग। धीरू भाई सिर्फ फैक्ट्री या शेयर की बात नहीं करते थे। उन्होंने हर बार निवेशकों की मीटिंग को एक उत्सव बना दिया। हजारों लोग आते और धीरू भाई उनसे ऐसे बात करते जैसे परिवार से करते हैं। उनका हर शब्द लोगों को विश्वास दिलाता, मैं तुम्हें अमीर बनाने आया हूं, न कि सिर्फ खुद को। किताब में एक किस्सा है, जब रिलायंस के शेयर तेजी से ऊपर गए तो कई लोगों ने अपने घर के छोटे छोटे सपने पूरे किए। किसी ने घर बनाया, किसी ने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। यही कारण था कि लोग धीरू भाई को सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि आशाओं का निर्माता मानते थे। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आपके मोहल्ले का कोई लड़का एक नया कैफे खोलता है। वो हर ग्राहक से खुद मिलकर पूछता है कि खाना कैसा लगा, समय पर सर्व करता है और छोटी छोटी फ्री चीजें देकर उन्हें खुश करता है। क्या आप बार बार उस कैफे में नहीं जाएंगे? यही धीरू भाई ने करोड़ों लोगों के साथ किया। लेसन 11 का सार यही है, किसी भी बिजनेस की असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जनता का भरोसा है। धीरू भाई ने अपने हर कदम से यह साबित किया कि अगर जनता आपके साथ है तो बड़े से बड़ा सिस्टम या विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कारण है कि जब भी धीरू भाई पर कोई विवाद या संकट आया तो आम लोग उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने बार बार साबित किया कि जनता के विश्वास पर खड़ा बिजनेस सबसे मजबूत दीवार होती है। लेसन 12, हैंडलिंग कंट्रोवर्सीज।
धीरूभाई अंबानी की कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। कोई भी इंसान जो बड़ा सपना देखता है और उस सपने को सच करने की कोशिश करता है, उसे विवादों, आलोचनाओं और विरोध का सामना जरूर करना पड़ता है। धीरूभाई के साथ भी यही हुआ। लेसन 12 हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए विवादों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से संभालना चाहिए। किताब में बताया गया है कि 1980 के दशक में धीरूभाई की लोकप्रियता और शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि पुराने उद्योगपति, बड़े मीडिया हाउसेस और कुछ राजनीतिक शक्तियां भी उनसे असहज हो गई। उनके खिलाफ लगातार आरोप लगने लगे। ये सिस्टम को अपने फायदे के लिए बदलता है, ये लाइसेंस राज को अपने हिसाब से मोड़ता है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती, लेकिन धीरूभाई की खासियत यही थी कि उन्होंने कभी इन विवादों से डरकर पीछे हटने की बजाय उन्हें अपने पक्ष में बदलने की कला सीखी। वो कहते थे, अगर कुत्ता भौंकता है तो चांद अपनी चमक कम नहीं करता। मीडिया से टकराव एक बड़ा किस्सा किताब में आता है। इंडियन एक्सप्रेस, अखबार के मालिक रामनाथ गोयनका और धीरूभाई के बीच। गोयनका उस समय एक बड़े उद्योगपति समूह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और उन्होंने धीरूभाई को भी निशाने पर ले लिया। अखबार में रोज रिलायंस के खिलाफ खबरें छपने लगीं। किसी और के लिए यह डूबने का कारण बन सकता था, लेकिन धीरूभाई ने इसे एक मार्केटिंग टूल बना दिया। वो अपने निवेशकों से कहते, अगर मैं इतना कमजोर होता तो क्या ये लोग मुझ पर हमला करते। ये लाइन लोगों के दिल में उतर जाती, उनके निवेशकों का भरोसा टूटने की बजाय और मजबूत हो जाता। शांत दिमाग और चालाकी, धीरूभाई का मानना था कि विवाद दो तरह के होते हैं, कुछ झूठे और कुछ सच्चे। झूठे विवादों को सच्चे काम और पारदर्शिता से खत्म किया जा सकता है, और अगर विवाद सच्चे हों तो उन्हें सुधार और रणनीति से नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब रिलायंस पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई है, तो धीरूभाई ने उल्टा खेल खेला। उन्होंने अपने ही शेयर बाजार में खरीद कर यह दिखा दिया कि उन्हें अपनी कंपनी ताकत पर सबसे ज्यादा भरोसा है। यह कदम इतना दमदार था कि आलोचक भी चुप हो गए। रिलेटेबल उदाहरण, मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई आपकी दुकान के खिलाफ झूठी अफवाह फैला देता है। ये दुकान खराब सामान बेचती है। अगर आप गुस्सा करने के बजाय अपने हर ग्राहक को अच्छी सर्विस, डिस्काउंट और क्वालिटी देते हो, तो धीरे धीरे लोग उन अफवाहों पर ध्यान ही नहीं देंगे। धीरूभाई ने भी यही किया, कठिन वक्त में खुद को साबित करके। राजनीति और सिस्टम से रिश्ते, धीरूभाई विवादों को निजी दुश्मनी की तरह नहीं देखते थे। वो मानते थे कि हर समस्या का समाधान रिश्ते बनाकर और सही समय पर सही बातचीत करके किया जा सकता है। उन्होंने राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक हर स्तर पर रिश्ते बनाए। इससे उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में रास्ता निकालने में मदद मिली। सबसे बड़ा सबक लेसन 12 हमें यह सिखाता है कि अगर आप बड़ा खेल खेल रहे हो तो आलोचना और विवाद आपके साथ चलते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इन विवादों को रोड ब्लॉक मानते हो या सीढ़ी। धीरूभाई ने हर विवाद को सीढ़ी बनाया और उसे अपने ब्रांड की ताकत में बदल दिया। आज के समय में उदाहरण, आज सोचिए कि कोई नया स्टार्टअप किसी बड़ी कंपनी को चुनौती देता है। उस पर नेगेटिव रिव्यू या गलत खबरें फैलाई जाती हैं। लेकिन अगर वह स्टार्टअप अपने कस्टमर को खुश रखे, अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाए, तो लोग धीरे धीरे सच्चाई को समझ जाते हैं। धीरूभाई की यही सोच आज भी हर उद्यमी के लिए प्रेरणा है। लेसन 12 का सार यही है, बड़े सपनों के रास्ते में आने वाले विवाद यह साबित करते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें डरने की बजाय इस्तेमाल करना सीखो। अब आगे बढ़ते हैं उस आखिरी मोड़ की तरफ, जहां हम देखेंगे कि धीरूभाई का लेगेसी कैसे बना। कैसे उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा छोड़ दी जो आने वाली पीढ़ियों को सपने देखने की हिम्मत देती है। लेसन 13, लेगेसी एंड फाइनल लेसन्स। धीरूभाई अंबानी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि एक इंसान की सोच, उसके सपने और उसकी मेहनत समय से आगे जाकर एक विरासत, लेगेसी बन सकते हैं। लेसन 13 इसी विरासत की बात करता है, कैसे धीरूभाई ने अपने संघर्षों, सोच से भारत के बिजनेस जगत में ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। किताब में बताया गया है कि धीरूभाई का असली विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उनका सपना था हर भारतीय का जीवन बेहतर बनाना।
उन्होंने रिलायंस को इस तरह डिजाइन किया कि यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा इंजन बने जो लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए। धीरूभाई हमेशा कहते थे, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। यानी अगर आप बड़े सपने देख सकते हैं और तेजी से काम कर सकते हैं तो दुनिया का कोई भी नियम या सिस्टम आपको रोक नहीं सकता। भविष्य की तैयारी। धीरूभाई का सबसे बड़ा गुण था भविष्य को देखना। जब लोग सिर्फ टेक्सटाइल की बात कर रहे थे तब उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी और टेलीकॉम की तरफ देखा। उनके बेटे मुकेश और अनिल अंबानी ने बाद में इसी सोच को आगे बढ़ाकर रिलायंस को भारत का सबसे बड़ा उद्योग समूह बना दिया। किताब में एक भावुक पल का जिक्र है। जब धीरूभाई अपने अंतिम दिनों में थे तब उन्होंने कहा था, रिलायंस मेरा सपना नहीं, भारत का सपना है। इसे आने वाली पीढ़ियां आगे ले जाएंगी। ये शब्द आज भी उस साम्राज्य में गूंजते हैं जो उन्होंने खड़ा किया। आम लोगों पर असर। धीरूभाई का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग को निवेश का रास्ता दिखाया। पहले शेयर बाजार को लोग जुआ समझते थे, लेकिन रिलायंस के शेयरों ने आम लोगों को अमीर बनाया। हजारों परिवारों ने रिलायंस की वजह से घर बनाए, बच्चों की पढ़ाई करवाई और अपने सपनों को साकार किया। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी विरासत है। आप अपने काम से सिर्फ खुद नहीं बदलते बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हो। धीरूभाई की यही सोच उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती है। रिलेटेबल उदाहरण, मान लीजिए आपके मोहल्ले का कोई शख्स एक नई कंपनी शुरू करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर पड़ोसी, हर छोटे निवेशक और हर कर्मचारी को भी उसमें शामिल करता है। जब वो सफल होता है तो सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला खुशहाल हो जाता है। धीरूभाई ने यही पूरे भारत के लिए किया। एक लेसन थर्ड हमें यह सिखाता है कि एक असली नेता वही है जो भविष्य की तैयारी करता है और अपनी सोच से दूसरों को बड़ा बनने की प्रेरणा देता है। धीरूभाई का जीवन यह साबित करता है कि सपना चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे सच किया जा सकता है अगर आप साहस, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। अंतिम संदेश। धीरूभाई अंबानी का सफर हमें यह बताता है कि किसी भी इंसान की शुरुआत मायने नहीं रखती, उसका विजन और उसकी मेहनत मायने रखती है। पेट्रोल पंप से शुरुआत करने वाला आदमी भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया क्योंकि उसने खुद पर और अपने सपनों पर यकीन किया। लेसन 13 का सार यही है, एक इंसान का जीवन तभी महान बनता है जब वो अपने बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता छोड़ जाए। धीरूभाई की विरासत आज भी हमें यह सिखाती है कि सीमाएं तोड़ने, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें सिर्फ बड़े सपनों और अटूट भरोसे की जरूरत है।